इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में। और राज्यपाल के बारे में इसमें सबसे पहले हम इसका सामान्य पहलू देखेंगे, उसके बाद में यह देखेंगे कि राज्यपाल चुना हुआ क्यों नहीं हो सकता, यानी कि राज्यपाल का निर्वाचन क्यों नहीं होता, उसकी नियुक्ति ही क्यों होती है। और उसके बाद में राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियाँ, और उसके बाद में राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति, इनकी राज्यपाल की स्थिति वास्तव में क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं सामान्य पहलू। सामान्य पहलू में पहला पॉइंट है, भारत में केंद्र तथा राज्य दोनों ही स्तर पर संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल होता है। यानी कि भारत में केंद्र तथा राज्य दोनों ही स्तरों पर संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। और संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार के प्रमुख होते हैं, एक नाम मात्र का प्रमुख और दूसरा वास्तविक प्रमुख। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख होता है। दूसरा पॉइंट है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक तथा नाम मात्र का प्रमुख होता है। तीसरा पॉइंट है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति अपने विवेक से राज्यपाल की नियुक्ति नहीं करता है, बल्कि केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से करता है। अगला पॉइंट है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। अगला पॉइंट है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल को हटाने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल को कभी भी हटा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निर्धारित किया गया कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। जैसे असम का राज्यपाल मेघालय का भी राज्यपाल होता है। यदि कोई व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है, तो उसे दोनों राज्यों से आधा आधा वेतन मिलेगा। देखो, एक्चुअल में यह बात एकदम सही नहीं है कि दोनों राज्यों से आधा आधा वेतन मिलेगा, बल्कि उस प्रकार से वेतन मिलेगा जिस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाए। लेकिन सामान्यतः यही होता है कि यदि कोई व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है, तो उसे दोनों राज्य आधा आधा वेतन देते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद ग्रहण करता है। अतः उसे 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है। यानी कि राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः होता है 5 साल, लेकिन उसको राष्ट्रपति कभी भी पद से हटा सकता है। लेकिन हटाएगा कैसे? जब उसको केंद्रीय मंत्री परिषद कहेगी। अपनी मर्जी से राष्ट्रपति राज्यपाल को पद से नहीं हटाता है। अब देखते हैं राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं। सबसे पहली योग्यता है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है, 35 वर्ष या इससे अधिक आयु प्राप्त कर चुका हो, और राष्ट्रपति के लिए कितनी होती है? 35 वर्ष ही होती है। तीसरा है, वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। चौथा है, वह संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो। 5वां है, वह पागल या दिवालिया घोषित न हो। इसके अलावा राज्यपाल का वेतन तथा भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ये तो गए राज्यपाल के बारे में सामान्य बातें। यानी कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा
की जाती है और वह अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। इसके अलावा राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उसके अलावा संविधान में लिखा गया है कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है और ये बात संविधान में 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से लिखी गई है। अब देखते हैं राज्यपाल चुना हुआ क्यों नहीं हो सकता है। भारत में अर्धसंघीय व्यवस्था होने के कारण केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इसके निर्वाचन की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अब देखते हैं कि राज्यपाल का चुनाव क्यों नहीं होता है, उसकी नियुक्ति ही क्यों की जाती है। तो पहला कारण है जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल और संसदीय शासन प्रणाली आपस में मेल नहीं खाते, क्योंकि यदि राज्यपाल जनता द्वारा चुना हुआ होगा तो वह भी अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहेगा, क्योंकि वह भी जनता का प्रतिनिधि होगा। इससे राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच संघर्ष होगा, यानी कि राज्यपाल और जो मुख्यमंत्री है उसके बीच संघर्ष होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का चुनाव भी कौन करता है? जनता करती है। और यदि राज्यपाल का चुनाव भी जनता करेगी तो राज्यपाल भी कहेगा कि जनता का प्रतिनिधित्व मैं करता हूं, और मुख्यमंत्री कहेगा कि जनता का प्रतिनिधित्व मैं करता हूं। इसलिए दोनों में संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा कारण है यदि राज्यपाल विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होगा तो वह राजनीतिक गठबंधन से ऊपर नहीं उठ पाएगा और जो दल उसके निर्वाचन में सहायता करेंगे वह उनका ऋणी हो जाएगा और भविष्य में चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों को खुश करने की कोशिश करेगा। यानी कि जो भी दल उसके निर्वाचन में सहायक होगा वह उसका आभारी बन जाएगा और उस दल के प्रभाव में हमेशा बना रहेगा। तीसरा कारण है जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल अपने राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करेगा और केंद्र के प्रतिनिधि यानी कि एजेंट, तो प्रतिनिधि की भूमिका को द्वितीयक मानेगा। ऐसा राज्यपाल केंद्र और राज्य में विवाद होने पर राज्य का ज़्यादा पक्ष लेगा, उसकी दोहरी भूमिका प्रभावित होगी। दोहरी भूमिका यानी कि एक भूमिका में तो राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है और दूसरी भूमिका में राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो उसकी ये जो दोहरी भूमिका है वह प्रभावित हो जाएगी। चौथा कारण है संकटकालीन परिस्थितियों में जब भारत का संघीय ढांचा एकात्मक रूप में बदल जाएगा तो संघ द्वारा यानी कि केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल ही केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेगा। एक निर्वाचित राज्यपाल के लिए संघ सरकार का प्रतिनिधि बनकर कार्य करना संभव नहीं होगा। यानी कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो राष्ट्रपति उस राज्य में अपना शासन राज्यपाल के माध्यम से ही चलाता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को दिशा निर्देश देता है और फिर वह उनके अनुसार राज्य का शासन चलाता है। लेकिन यदि राज्यपाल को जनता द्वारा चुना जाएगा तो वह केंद्र के यानी कि राष्ट्रपति के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेगा। अब देखते हैं राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियाँ। तो राज्यपाल के कार्य और शक्तियाँ लगभग वही होते हैं जो केंद्र में राष्ट्रपति के होते हैं। तो सबसे पहला कार्य है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं। इन शक्तियों का प्रयोग वह अपने अधीनस्थों की सहायता से करता है। अधीनस्थ का मतलब मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के माध्यम से करता है, या फिर जो अन्य अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से करता है। राज्यपाल को निम्नलिखित कार्यपालिका शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब देखते हैं कि राज्यपाल को कार्यपालिका के संबंध में कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। सबसे पहली है राज्य का समस्त शासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। वह उन सभी विषयों पर
शासन चलाता है या शासन करता है जिन पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि जिस प्रकार केंद्र का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलता है, उसी प्रकार राज्य का शासन राज्यपाल के नाम से चलता है। दूसरा है, राज्य सरकार के सुचारू पूर्वक संचालन के लिए तथा मंत्रियों में कार्य वितरण के लिए राज्यपाल को नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति केंद्र सरकार के संचालन के लिए नियम बनाता है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल नियम बनाता है। तीसरा है, राज्य के महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। यहाँ पर एक नाम आया है महाधिवक्ता। तो राज्य में तो होता है महाधिवक्ता और केंद्र में होता है महान्यायवादी। तो केंद्र में महान्यायवादी केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो जो राज्य का महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और जो केंद्र में महाधिवक्ता होता है महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चौथा है, मंत्रिपरिषद का कोई निर्णय सरकारी आदेश के रूप में तब तक लागू नहीं होता जब तक राज्यपाल उसे अनुमति प्रदान न कर दे या फिर राज्यपाल का उस पर हस्ताक्षर न हो जाए। पांचवा है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। सभी मंत्री अपना पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। देखो यहाँ पर बीच में कुछ कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, मैं उसको बोल करके बता रहा हूँ साथ साथ में, क्योंकि ये नोट्स किसी स्टूडेंट के हैं तो शायद जल्दी जल्दी में उससे छूट गए होंगे। तो जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। इसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद तब तक बनी रहती है जब तक उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त है। आप इस लाइन को छोड़ देना क्योंकि ये मंत्रिपरिषद की लाइन है, यहाँ पर मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। तो ये हम तब पढ़ेंगे जब मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है वो ये है कि मंत्री तथा महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, यानी कि राज्यपाल जब भी चाहे तब मंत्रियों को और महाधिवक्ता को पद से हटा सकता है, लेकिन राज्यपाल तभी इनको पद से हटा सकता है जब मुख्यमंत्री कहेगा। लेकिन राज्यपाल लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से नहीं हटा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य या फिर इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसके जो सदस्य होते हैं या उसका जो अध्यक्ष होता है उनको राज्यपाल नहीं हटा सकता है। राज्यपाल केवल उनका निलंबन कर सकता है, उनको सस्पेंड कर सकता है। उनको हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति की तरह ही राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता है। जिस प्रकार लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता है, उसी प्रकार राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता है। लेकिन यह प्रावधान जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया है। तो अब वर्तमान में आगे से राज्यपाल ऐसी नियुक्ति नहीं करेगा और न ही केंद्र में राष्ट्रपति ऐसी नियुक्ति करेगा। अगला पॉइंट है, राज्यपाल राज्य के प्रशासन के बारे में मुख्यमंत्री से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। कार्यपालिका शक्तियों में अगला पॉइंट है, राज्यपाल मंत्रिपरिषद के किसी निर्णय को पुनः विचार के लिए भेज सकता है। अगला पॉइंट है, जिन राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है उन राज्यों में राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को यानी कि 6ठे भाग को नियुक्त करता है।
वास्तव में ये जो शक्ति है ये विधायी शक्ति है, क्योंकि यह विधानमंडल से संबंधित है, लेकिन यह कार्यपालिका शक्तियों में भी आ जाती है। अगला पॉइंट है, असम के राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्यान रखे। तो ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। तो ये हो गई हमारी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। अब देखते हैं विधायी शक्तियाँ या वैधानिक शक्तियाँ। वैधानिक शक्तियाँ मतलब जो राज्य का विधानमंडल होता है, यानी कि जिसमें 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, उससे संबंधित राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं वे इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे। राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, लेकिन वह विधानमंडल का अंग होता है। यानी कि जिस प्रकार के अंदर में राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, जो संसद होता है उसमें 3 अंग होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। तो उसी प्रकार जो राज्य का विधानमंडल होता है उसमें विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है और राज्यपाल होता है। राज्यपाल को कई प्रकार की वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हैं जो इस प्रकार हैं। देखो, जो राज्य का विधानमंडल होता है उसमें प्रथम सदन को बोलते हैं विधानसभा और जो दूसरा सदन होता है उसको बोलते हैं विधान परिषद। तो भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं पाई जाती है, केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद पाई जाती है। उसके अलावा जो बचे हुए राज्य हैं वहाँ पर केवल विधानसभा ही पाई जाती है, विधान परिषद नहीं पाई जाती है। तो जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा होती है उसी प्रकार राज्यों में विधानसभा होती है। तो अब विधायी शक्तियों में पहला पॉइंट देखते हैं। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि जिसको बोला जाता है बजट, रखवाने की शक्ति प्राप्त है। उसे धन विधेयक और अनुदान की मांगों की सिफारिश करने की शक्ति भी प्राप्त है। यानी कि जिस प्रकार के अंदर में राष्ट्रपति बजट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष, यानी कि विधानसभा बोल सकते हैं, उसके समक्ष बजट को प्रस्तुत करवाता है। दूसरा पॉइंट है, राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठक बुलाता है, यानी कि अधिवेशन बुलाता है और सत्रावसान भी करता है। वह राज्य विधानसभा का विघटन भी कर सकता है। तीसरा पॉइंट है, वह विधानमंडल के सदस्यों को संबोधित करता है और उन्हें संदेश भी भेज सकता है। चौथा पॉइंट है, राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प यह होता है कि वह उस विधेयक को अनुमति प्रदान कर दे या उस पर हस्ताक्षर कर दे, तो वह विधेयक फिर क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। दूसरा विकल्प यह है कि राज्यपाल उस विधेयक को असीमित समय के लिए अपने पास रख सकता है। तीसरा ऑप्शन यह होता है कि राज्यपाल उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा सकता है, लेकिन यदि विधानमंडल उसी विधेयक को फिर से पारित करके राज्यपाल के पास भेज देता है तो राज्यपाल को हस्ताक्षर करने आवश्यक होते हैं। और चौथा विकल्प यह होता है कि राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। पांचवी विधायी शक्ति है, जब राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल को मंत्री परिषद की सलाह से अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अध्यादेश कानून की भांति ही कार्य करता है। राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह से अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है और अध्यादेश को हमने राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियों में भी पढ़ा था। जब कानून बनाने की परिस्थितियां नहीं होती हैं तो राज्यपाल या राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से एक आदेश पत्र जारी करता है जिसे अध्यादेश कहा जाता है। छठा है,
प्रत्येक वर्ष विधानमंडल का अधिवेशन राज्यपाल के भाषण से आरंभ होता है, जिसमें राज्य सरकार की नीति का वर्णन होता है। विधानसभा चुनाव के पहले सत्र में राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करता है। 7वां है, राज्यपाल विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति का पद रिक्त होने पर किसी भी सदस्य को विधान परिषद की अध्यक्षता करने के लिए कह सकता है। यानी कि जो विधानमंडल का दूसरा सदन होता है, विधान परिषद होता है, उसका सभापति और उपसभापति उपस्थित नहीं है तो राज्यपाल किसी अन्य सदस्य को विधान परिषद की अध्यक्षता करने के लिए कह सकता है। 8वीं विधायी शक्ति है, राज्य लोक सेवा आयोग और महालेखा परीक्षक अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल के पास भेजते हैं। राज्यपाल इन रिपोर्टों को विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। और केंद्र सरकार में जो संघ लोक सेवा आयोग होता है, जो यूपीएससी होता है, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, वह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और फिर राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाता है। और राज्य में यह कार्य कौन करता है? राज्यपाल करता है। 9वां पॉइंट है, राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की अयोग्यता संबंधी कोई वाद विवाद हो तो उसका निर्णय राज्यपाल करता है और वह निर्णय अंतिम होता है। निर्णय लेने से पहले राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श अवश्य करता है। यानी कि राज्यपाल सदस्य की अयोग्यता के संबंध में अपने विवेक से निर्णय नहीं लेता है, बल्कि चुनाव आयोग से परामर्श करता है। तो ये हो गई हमारी राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, यानी कि विधानमंडल से संबंधित शक्तियाँ। अब देखते हैं वित्तीय शक्तियाँ। आप इसको सही कर लेना, यहाँ पर छोटी ती लिखा गया है और यहाँ पर जबकि ती में बड़ी मात्रा आएगी। तो वित्तीय शक्तियों में लगभग वही शक्तियाँ हैं जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती हैं। तो पहली है, अनुच्छेद 202 के अनुसार राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वह सदन के समक्ष बजट प्रस्तुत करवाएगा। सदन यानी कि विधानसभा। दूसरा है, राज्यपाल की सिफारिश के बिना धन विधेयक विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और न ही अनुदान की मांगों को प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुदान की मांग क्या होती है? हमने राष्ट्रपति के कार्य शक्तियों में पढ़ा था। यानी कि जो संसद होती है या फिर जो राज्य में विधानमंडल होता है, उसमें अनुदान की मांग प्रस्तुत की जाती है। जो राज्य सरकार होती है वह अगर कोई खर्च करना चाहती है तो उस खर्च के लिए अनुदान की मांगें विधानमंडल में प्रस्तुत करेगी और जब विधानमंडल उनको स्वीकृति प्रदान कर देगा तब राज्य सरकार जो राज्य की संचित निधि होती है उससे कोई भी खर्च कर सकती है। तीसरा है, धन विधेयकों में संशोधन के लिए राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक होती है। अब देखते हैं न्यायिक शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य सूची में दिए गए विषयों के संबंध में न्यायालय द्वारा दंडित किए गए व्यक्तियों को क्षमा प्रदान कर सकता है या दंड को निलंबित कर सकता है। राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है। यानी कि जो राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति नियुक्ति करने से पहले संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है। तीसरी न्यायिक शक्ति है, जिला न्यायाधीश व अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करते समय न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। जो सर्वोच्च न्यायालय होता है और उच्च न्यायालय होता है उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की तथा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों में मूलभूत अंतर है। मृत्युदंड के मामले में राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल ये दोनों कार्य नहीं कर सकता है। यानी कि राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता
और जो सैनिक न्यायालय होते हैं उनके द्वारा दिए गए दंड को भी राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता है। अब हैं विवेकाधीन शक्तियाँ। अभी तक हमने जो राज्यपाल की शक्तियाँ पढ़ी हैं उन सभी शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल राज्य की मंत्री परिषद की सलाह से करता है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी शक्तियाँ भी होती हैं जिनमें वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। मंत्री परिषद की परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियाँ दी गई हैं। गठबंधन सरकार, राजनीतिक अस्थिरता और केंद्र के प्रतिनिधि की भूमिका आदि कारणों से राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ व्यापक हो जाती हैं। राज्यपाल की कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ इस प्रकार हैं। पहला है अनुच्छेद 200 के तहत विधानमंडल द्वारा पारित किए गए विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। दूसरा है अनुच्छेद 356 के संदर्भ में केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजना, और यहाँ पर केंद्र सरकार का मतलब है राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना। और अनुच्छेद 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन। तीसरा है किसी राजनीतिक दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त न होने पर अपने विवेक से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाना। यानी कि जब तक विधानसभा में किसी राजनीतिक दल का बहुमत होता है तो राज्यपाल उसी दल के व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। ठीक है, इसमें राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन यदि विधानसभा में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। चौथा है राज्यपाल द्वारा राज्य के प्रशासन व वैधानिक कार्यों के संदर्भ में सूचना प्रदान करना, और यह सूचना वह किससे प्राप्त करता है? मुख्यमंत्री से प्राप्त करता है। पांचवा है विधानसभा का अधिवेशन बुलाना। सामान्यतः यह होता है कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह से ही विधानसभा का या विधानमंडल का अधिवेशन बुलाता है, लेकिन विधानसभा के 2 अधिवेशनों के बीच में यदि 6 महीने से अधिक का समय गुजर जाए तो राज्यपाल अपने विवेक से अधिवेशन बुला सकता है। छठा है विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटाना, और 7वां है अनुच्छेद 371 के अनुसार असम के राज्यपाल को जिला परिषदों द्वारा दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व को निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये 7वां पॉइंट आप छोड़ सकते हो। तो ये हो गई राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ, यानी कि जिनमें राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। अब बचता है राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति। तो देखो राज्यपाल की 3 प्रकार की स्थिति होती है। पहला तो यह होता है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है या संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। दूसरा यह होता है कि राज्यपाल राज्य का वास्तविक प्रशासक भी होता है या वास्तविक कार्यपालिका भी होती है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका उन्हीं मामलों में होती है जहां वह कोई भी कार्य अपने विवेक से कर सकता है। और तीसरा होता है कि राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है, उसका एक एजेंट होता है। केंद्र सरकार जब कोई दिशा निर्देश देती है तो राज्यपाल यह ध्यान रखता है कि राज्य सरकार उस दिशा निर्देश के अनुसार कार्य कर रही है अथवा नहीं कर रही है। तो ये हो गई हमारी राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियाँ।